पिछले लेक्चर्स में मैंने कई बार आपसे बताया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो बातें आपको कभी नहीं भूलनी है। लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी तब क्या होगा। दूसरी बात स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R इक्वल टू n2 अपॉन n1, n2 जा रही और n1 माने आ रही, कहां से, सरफेस से। अच्छा भाई, दूसरी बात क्या है कि सपोज कर लिया जाए कि ग्लास का एक गुटका है और इसका जो सरफेस है वो हमारा उठा हुआ है, यानी कि वो एक कॉन्वेक्स सरफेस है। अगर ये गोली है तो इसका कोई एक सेंटर भी होगा और सेंटर होगा और इस गोलीय पृष्ठ का एक मिड पॉइंट भी होगा। तो उस मिड पॉइंट और उस सेंटर को, यानी कि मिड पॉइंट और उसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रा कर ली जाए तो क्या कहलाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, यानी कि मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा भाई, ये पोल हो गया और ये सेंटर हो गया हमारा। अब क्या करते हैं कि एक लाइट, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट इससे कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इसका फाइनली इमेज हमारा कहां पे फॉर्म होगा वो हमें चेक करना है। क्या किया मैंने, एक लाइट रे इंसिडेंट कराई उस कॉन्वेक्स सरफेस पे। आपको ये बताया गया कि इस पे नॉर्मल अगर ड्रा करना है तो कहां और कैसे ड्रा करें। तो पता चला कि नॉर्मल हमें ड्रा करना है तो वो नॉर्मल हम सेंटर से होते हुए ड्रा करेंगे। कहां से होते हुए, सेंटर से होते हुए ड्रा करेंगे। अच्छा भाई, सेंटर से होते हुए ड्रा करेंगे। क्या ये लाइट रे हमारी बिल्कुल सीधा जाएगी क्या, बोलो भाई, सीधा तो जाने वाली है नहीं। क्या होगा फिर, अगर इसका सराउंडिंग मीडियम एयर ले लें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लें, वो ग्लास है, तो एयर से अगर वो डेंसर में जाएगी तो डेंसर में जाने पर क्या होगा, वो नॉर्मल की ही ऑर्बिट होगी। इसका मतलब ये हुआ ये इस तरीके से बेंड होगी, ठीक। अच्छा भाई, वो नॉर्मल की ही ओर बेंड हो गई। अब एक लाइट रे हमारी यहां से इंसिडेंट होते हुए जा रही है जो उसके पोल पे होते हुए, सेंटर से होते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। कि अगर इसी पॉइंट पे लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है और यहीं पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल भी उसी पथ पर ही होगा जिस पथ से वो जा रही है। इसका मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन इसमें होने वाला नहीं है और वो लाइट रे हमारी यहीं पे आकर के मिलेगी जहां पर हमको उसका इमेज मिलेगा, ठीक। अब जरा ये बताइए कि लाइट रे जो इंसिडेंट कर रही है और ये जो नॉर्मल बना हुआ है इसके बीच एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वही सारी घटनाएं हमको यहाँ पर नोट करनी है जो मैंने पढ़ रखी है। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, केवल उसका रूप बदलता जा रहा है, नियम सब वही लग रहे हैं। केवल आप नियम से चलिएगा तो डायग्राम आप अपनी आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल कौन सा बनने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बनेगा। अच्छा भाई, अब देखिए मैंने कई बार चर्चा की है कि मैं केवल वो थ्योरी पढ़ रहा हूं जिसमें लाइट रे नॉर्मल के बहुत क्लोज होते हुए इंसिडेंट कर रही हैं या पैरेलल
प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत क्लोज होते हुए किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट कर रही हैं, यानी कि वो पैरेक्सिमल लाइट रे है, जहां पर उन दोनों के बीच यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, या मैं ये कहूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल हमारा बन रहा है वो बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, जिसको हम साइन आई की जगह पर आई लिख सकते, साइन आर की जगह पर आर लिख सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स में अभी केवल उन घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें लाइट रे हमारी पैरेक्सिमल लाइट रे रहती है, इसलिए कोई भी डाउट हमें नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैंने यही देखा कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। आई और आर बहुत छोटे हैं, कैसे हैं? बहुत छोटे हैं, इसलिए I अपान आर इज इक्वल टू n2 अपान n1, यानी I n1 इज इक्वल टू R n2। ठीक, पहली बात। अब जरा ये देख लें कि ऑब्जेक्ट हमारा जो इस सरफेस से रखा हुआ है वो कितनी डिस्टेंस पर है? वो u डिस्टेंस पे है, और इस पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो r है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे, और इमेज हमारा जो फॉर्म हो रहा है उस सरफेस से वो हमारा v डिस्टेंस कहलाएगी, इसको v से डिनोट करते हैं, यानी कि डिस्टेंस of object from surface is u and radius of curvature is r and distance of image from surface is v। सपोज कर लें कि इस कोण को मैंने एक ऑरिजिन पॉइंट मान लिया, कोऑर्डिनेट में आपने देखा होगा मूल बिंदु, तो इस मूल बिंदु को मानने से क्या ये हमारा y एक्सिस होगा और ये हमारा कैसा होगा? x एक्सिस होगा। अच्छा, तो x एक्सिस क्या ये माइनस x एक्सिस है और ये हमारा कैसा है? प्लस x एक्सिस है। तो क्या माइनस x एक्सिस पे जो भी हमारी डिस्टेंस होगी वो माइनस में नोट की जाएगी, और जो प्लस x एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव में नोट की जाएगी। अगर हम क्या करें, इस पूरे सिस्टम को यानी कि एक फ्रेम मान लें और उस फ्रेम को इस तरीके से पलट दें, इस तरीके से हम पलट दें, तो क्या माइनस x एक्सिस हमारा उस साइड चला गया और प्लस x एक्सिस हमारा इस साइड आ गया, y एक्सिस हमारा वैसे ही रहा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उस ओर की सारी डिस्टेंस को हम नेगेटिव मान लेते हैं। ये केवल फ्रेम चेंज हो जाने से ही ऐसा होता है, बाकी कोई एक ये नहीं है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वही हमारा माइनस में नोट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल फ्रेम को ही चेंज कर दिया गया, उसकी डायरेक्शन बदल दी गई, पलट दिया गया, उस वजह से ऐसा हुआ। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर फ्रेम से रिलेटेड हम कुछ चर्चा कर लें, तो सपोज कर लें कि इस रूम को रोटेट कर दिया गया, तो बाहर बैठा हुआ आदमी ये देखेगा कि इनका दरवाजा इधर था अब इधर आ गया, लेकिन जो उसके भीतर बैठा है उसके लिए तो दरवाजे की डायरेक्शन वही रही ना। तो इस तरीके से हम फ्रेम के बारे में फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में भी कभी। अब I और इस R की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। अगर I और R की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लें
तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक हमको फार्मूला मिलेगा जो हम आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो भाई आई और आर की वैल्यू कैसे मिले, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को थोड़ा ज्योमेट्री कर लें, ए मान लें और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जिसको हम बी मान लें, तो मैं ये देख रहा हूं कि ट्रायंगल ओ ए सी, चलो ये लाइन सीधी इस तरीके से आई, तो ये एंगल आई हमारा बहिष्कोण हुआ किसके लिए, ओ ए सी के लिए। तो आई की वैल्यू इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल ही होगी। अच्छा भाई, ट्रायंगल ए सी आई में ध्यान से देखिएगा, ओ ए सी में ये आई जो है हमारा एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है, जो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। ऐसे ही ए सी आई में ये एंगल हमारा एक्सटर्नल एंगल है जो आर और इस एंगल के सम के इक्विवेलेंट होगा। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल हमारा बीटा है और ये एंगल हमारा गामा है। तो इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए सी में I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा और त्रिभुज ए सी आई में गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो क्या ये आई और आर की वैल्यू हम यहां पुट करें, तब हमें क्या मिलता है, अल्फा प्लस गामा इंटू n1 इक्वल टू, यहां से r की वैल्यू मिलेगी आपको गामा माइनस बीटा, तो r की वैल्यू गामा माइनस बीटा इंटू n2, यानी अल्फा n1 प्लस गामा n1 इक्वल टू गामा n2 माइनस बीटा इंटू, बीटा वाले टर्म्स को इधर ले आए तो प्लस बीटा n2 इक्वल टू, ये उधर ले गए, गामा कॉमन मिल गया, बचता है n2 माइनस n1। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू क्या मुझे पता थी, क्या नहीं पता है। मैंने क्या इनको मान रखा है, क्या बिल्कुल मान रखा है। अगर मान रखा है तो इनको हटाओ, इनको रिप्लेस करो। तो कैसे रिप्लेस करें, तो मैंने ये देखा कि अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ, ये सब पैरेलल लाइन में है, इसलिए हमने क्या किया कि ओ ए बी ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, तो क्या बी ओ की वैल्यू हमें पता है, ए बी की भी वैल्यू नहीं पता है, नोट कर लें। ऐसे ही क्या बीटा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो क्या tan बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई, वो नोट कर लें। गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी से क्या ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, क्या ए बी कैंसिल हो जाएगा सब में से, जो ये बचेगा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ क्या उसमें एक रिलेशन हमको मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यही कर लिया जाए, इसमें यही कर लिया जाए, क्या भैया, चलो भाई, अच्छा यही कर लिया जाए। तब हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज ओ ए बी कॉमा त्रिभुज आई ए बी और त्रिभुज ए बी सी से tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ। इसी प्रकार बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई,
समझे भैया? और गामा इजकल टू ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, कैसा बी सी? बी सी, गामा इजकल टू ए बी अपान बी सी। अच्छा भाई, हमें बी सी नहीं करनी है लेकिन फिर भी नोट करना है यहाँ पर। अब देखिए बी ओ, बी ओ डिस्टेंस तो इसके पोल से दी गई है, पी ओ इज यू, लेकिन बी क्या पी बी, क्या ये देखें ओ ए जो है यानी कि जो बी ओ है क्या अप्रॉक्स उसी के इक्विवेलेंट है, किसके? पीओ के इक्विवेलेंट। ऐसे ही क्या ए बी बी आई क्या पी आई के इक्विवेलेंट है? ऐसे ही ए बी अपान बी सी जो है, अब वो बी सी नहीं रहा, पी सी हो गया, ए बी अपान पी सी। अच्छा अभी तक बी सी किया, अब पीसो बैठ करके पी सी। अच्छा अल्फा बीटा गामा, ठीक, इनकी सबकी वैल्यू हमने वहां पर नोट कर ली। ठीक, क्या पीओ की वैल्यू हमारी यू है तो इसको क्या ए बी अपान माइनस यू लिख सकते हैं। क्या ये ए बी अपान बी है? क्या ये ए बी अपान आर की वैल्यू है? अब जरा ध्यान दो, ये नेगेटिव नोट किया गया है जिसके बारे में भी आपसे चर्चा की गई। क्या अल्फा बीटा गामा की वैल्यू समीकरण 2 में रख ले तो अल्फा बीटा व गामा के मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने क्या हो जाएगा? अल्फा n1 यानी कि ए बी अपान माइनस यू इंटू n1 प्लस बीटा यानी ए बी अपान वी इंटू n2, गामा की वैल्यू ए बी अपान आर क्या n2 माइनस n1। क्या ए बी ने ए बी को मार दिया? मार दिया, बचता है n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू इजकल टू n2 माइनस n1 अपान आर। कितना आसानी से हम फार्मूले को डेरिवेट कर रहे हैं। क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, ये पता हो कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता हो तो क्या मैं न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकता? बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। बोलो भाई, n2 माने जा रही और n1 माने आ रही। सपोज कर लेते हैं कि ये एयर है, क्या है? एयर। अच्छा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गए और ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ang होगा। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग क्या है? एयर है, तो क्या Ang लिखें? जरा ध्यान दें, n2 माने जा रही, जा किसमें रही थी? ग्लास में जा रही थी, तो क्या Ang अपान b माइनस 1 अपान यू इजकल टू Ang माइनस 1 अपान आर। लो भाई, ये फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं, समझे? अब देखिए, सपोज कर लेते हैं, देखिए न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिएगा ये एयर नहीं है, यहाँ पे क्या भरा है? वाटर है। इधर क्या है? वाटर है। वाटर से होते हुए लाइट रे कहाँ जा रहे हैं? ग्लास में जा रही हैं। तो n2 माने जा रही यानी कि Ang अपान v, n1 माने आ रही, वाटर से आ रही, क्या Ang माइनस Anw अपान r। जैसे बुलेट जा रही है धक-धक करते हुए, वैसे ही आप न्यूमेरिकल लगाते हुए चले जाइए धक-धक। समझे भैया? भैया भैया, हाँ भैया भैया। तो अब जैसे क्या ये फार्मूला आप डेरिवेट कर लेंगे? कोई प्रॉब्लम रहेगी इसमें? बोलो भाई। अच्छा, चलते ना एक न्यूमेरिकल के छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल। तो क्या रफ किया जाए? आप नोट कर लिया होगा। अच्छा देखो, इस फार्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं।
डाउट मत करो। ये फार्मूला हमारा इंटरमीडिएट सिलेबस में कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए, यानी कि किसी भी गोलीय पृष्ठ या किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए, ये तो मैंने केवल उठे हुए तल के लिए यानी कि उत्तल पृष्ठ के लिए मैंने डेरिवेट किया, क्या अवतल के लिए भी? अच्छा, तो अवतल के लिए क्या आप कर सकते हैं? क्या मैं हिंट दूं? अगर हिंट दूं क्या आप करके दिखाएंगे? अच्छा, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए कि n1 से डिवाइड कर लें तो n2 by n1 अपान v, क्या 1 अपान u इज इक्वल टू n2 by n1 माइनस 1 अपान r, क्या n2 अपान n1 क्या 1 n2 था? बात तो वही है यार, बात तो वही है। एयर ग्लास मान लिया, 1 और 2 मान लिया, बात तो वही है। अच्छा चलो ठीक है, ये उत्तल के लिए था। जरा अवतल के लिए देख लेते हैं। अवतल के लिए देखिए जो थ्योरी मैंने बोली ना, उस थ्योरी को साथ में नोट करते हुए चलेंगे, लेकिन डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए कि डेरिवेट कैसे किया गया, डेरिवेशन हमारा कैसे हुआ। फार्मूला क्या बना? n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। अच्छा सपोज कर लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे इंसिडेंट हुई, क्या इसके लिए सेंटर हमारा इधर होगा और क्या सेंटर से ही होते हुए हम नॉर्मल ड्रा करेंगे? बोलो भाई, क्या ये लाइट रे सीधे जाएगी? क्या नहीं जाएगी? ये नॉर्मल से नॉर्मल की ही ओर बेंड होगी और उस नॉर्मल की ओर बेंड हो गई तो उसको मैंने क्या किया? पीछे बढ़ाया 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 बढ़ाया, यहाँ पे इमेज मिला, ये जा रही, समझे ना? ये सरफेस के लिए जा रही, सरफेस के लिए ये आ रही, ठीक। अब ये नॉर्मल और इसके बीच जो एंगल बनेगा क्या? आई, और ये जो एंगल बनेगा क्या? वो आर। अच्छा ये आर है तो क्या ये भी आर होगा? इसको आप अल्फा मान लें, इसको आप बीटा मान लें, इसको आप गामा मान लें। तो यहां से देखिए क्या गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो क्या आई इक्वल टू भाई गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो आई इक्वल टू क्या? गामा माइनस अल्फा। ऐसे ही क्या गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, यानी कि आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आई और आर की वैल्यू वहीं पुट कर लीजिएगा और यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिएगा। tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू आप उसमें पुट कर लीजिएगा, सॉल्व करते चले आइएगा। फार्मूला क्या मिलेगा? n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। ओके, फार्मूला आपको वही मिलेगा। इसीलिए किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाता है, चाहे वो कॉन्केव के लिए हो चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए हो, क्या लिखेंगे? n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। n2 माने जा रही, n1 माने आ रही, कहां से? सरफेस से। या भूलेंगे तो नहीं? अच्छा भूलेंगे नहीं, थोड़ा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लेते हैं, सीख लिया जाए ना। चलो पहले इतना तैयार करो, फिर न्यूमेरिकल के बारे में कुछ सीखते हैं।